मैंने कहा कि प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द प्लांट, और ये सेलुलर लेवल पर होगा। अगर देखा जाए तो दैट इज अ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अगर फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की बात की जाए तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है भाई? दैट इज अ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इज स्टेफन हेल्स। ठीक है, सबसे पहले एक चैप्टर है जिसका नाम है दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए। हाँ जी, थोड़ा बहुत आता है सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, नहीं पता है? यस सर, अच्छा डिवाइस चलिए, करवा ठीक दीजिएगा। ठीक है ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि ये मेन रेस्पिरेशन है। ठीक है, मेन रेस्पिरेशन यही वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर चैप्टर जरूर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, ये चैप्टर जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, यही रेस्पिरेशन होगा, चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो, इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने कहा कि दैट इज अ टेक्स प्लेस इन सेल। ये आपको अच्छे से पता है कि ये सेल के अंदर होगा। अब अगर दिखाया जाए कि भाई अगर दिखा दिया जाए कि देखो भाई ये सेल है, ठीक है, तो फिलहाल मैंने कहा कि ये रहा सेल। तो ऑब्वियस बात है कि सेल के अंदर अगर इसकी बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेली मौजूद है दैट इज नोन एज अ साइटोसॉल। एक और खास बात है कि इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये मैंने दिखाया है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है ये बात? ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये मैंने कुछ फिलिंग की है, यहाँ पर एक जेली मैंने फिल की है। तो ये जो जेली मैंने फिल की है, इस जगह को मैंने नाम दिया दैट इज नोन एज अ स्ट्रोमा या मैट्रिक्स नाम है इसका। दिस इज अ स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। एक और खास बात है कि दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा एक बात बताइए कि ये है क्या चीज, ये किसका डायग्राम है ये? दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ पोर्स नजर आ रहे हैं। दीज आर पोर्स हैं। ठीक है, पोर्स का मतलब है दैट इज एन होल्स है ये। तो अगर देखा जाए तो ये होल जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर है। ठीक है, और अगर दिखाया जाए तो ये पोरिन प्रोटीन के बने हुए हैं। दैट इज अ पोरिन प्रोटीन के बने हैं। अब अगर देखा जाए तो इस सेल के अंदर ये आपको पता है कि दिस इज अ साइटोसॉल, और साइटोसॉल की अगर बात की जाए तो साइटोसॉल एक तरीके की जेली मौजूद है सेल के अंदर। यहां तक उम्मीद है शायद सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि दिस इज एन स्ट्रोमा है। ये सब का सब अगर देखा जाए तो ये सब का सब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ थोड़ी जगह कम है, माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा बाहर दिखाता हूं कि बाहर कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर देखा जाए तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको देखा जाए तो ये बाहर की मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये मैंने अंदर की मेम्ब्रेन को इस बार ऐसे दिखा दिया है। ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर अगर आप देखें तो एक जेली भरी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक जेली भरी हुई है।
ठीक है। अब एक और खास बात है कि यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके के पार्टिकल्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये देख लीजिए, ये पार्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं इनर मेम्ब्रेन पर, ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूं पहले। मैंने कहा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी बात करें तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ होल्स नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं होल्स, जो मैंने यहां पर दिखाए थे, ये देख लीजिए। तो दीज आर द पोर्स है, ये पोर्स है। और एक खास बात ये भी है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जेली मौजूद है, और इस जेली को हमने नाम दिया था, याद होगा, दैट इज नोन एज अ मैट्रिक्स। इसके बाद एक और खास बात है कि ये जो मैंने पार्टिकल दिखाए हैं, इस पार्टिकल को मैंने बाहर दिखाया है ताकि आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। तो ये पार्टिकल इस तरीके का है। इस तरीके के पार्टिकल में अगर आप देखें तो ये पार्ट कहलाता है, दैट इज अ F1 पार्टिकल। दिस इज द F1 पार्टिकल एंड दिस इज द F0 पार्टिकल, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया, दैट इज नोन एज अ ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम भी कहते हैं या F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, या इसी का एक और भी नाम है, दैट इज एन ATPase। ये सारे नाम इसी के, इसके। अब अगर दिखाया जाए तो ये एक और पार्ट है, ये वाला शायद दिखाई दे रहा हो, बिटवीन द बोथ द मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस नजर आ रहा है। ये जो स्पेस नजर आ रहा है, इसको आपने नाम दे दिया, दैट इज नोन एज अ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस इज कॉल्ड एज अ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का एक और भी नाम है, दैट इज अ इंटर membranous स्पेस, दैट इज एन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी है इसका नाम। तो यहां तक शायद उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पर, यहां मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि मैट्रिक्स के अंदर कौन सी साइकिल चल रही है, तो इसका सीधा सा जवाब है, दैट इज अ क्रेब्स साइकिल। अगर मैंने पूछा कि इनर मेम्ब्रेन में कौन सी साइकिल चल रही है, तो सीधा सा जवाब है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया, इसका फुल फॉर्म, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर देखा जाए तो किस मेम्ब्रेन में चल रहा है, किस मेम्ब्रेन पर, तो दैट इज एन इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इसके बाद यहां तक कंप्लीट हुई बात, ये सारी चीजें हुई, क्रेब्स साइकिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखने की बात यह है कि उम्मीद है शायद ये यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो अब जरा नेक्स्ट देखिए कि क्या हो रहा है। देखिए हुआ ये कि अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि दोबारा से एक सेल बना लेता हूं मैं। तो मैंने कहा कि जो भी खाना पीना आपने खाया है, दैट फाइनली कम्स एज ग्लूकोज, या फिर प्लांट ने सिंथेसाइज किया है तो वो भी खाना पीना जो है वो सिंथेसाइज किया है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, दिस वन इज अ सेल, जो पीछे मैंने सारी चीजें आपको बता चुका हूं पहले से। ये ग्लूकोज आया सेल के अंदर, तो सेल के अंदर ऑब्वियस बात है कि यहां पर आ गया ये ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करें तो दैट इज अ C6H12O6 है। अब ये ग्लूकोज जब सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया, दैट मींस कि ये साइटोप्लाज्म है,
और अगर दिखाया जाए तो साइटोप्लाज्म के भी साइटोसॉल के अंदर मौजूद है ये। तो ये ग्लूकोज बेसिकली ब्रेक डाउन किया, पहले सबसे पहले ब्रेक डाउन कर जाएगा, दैट इज अ पायरुविक एसिड के अंदर, दैट इज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन कर जाएगा। जब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करेगा तो इस प्रोसेस को आपने नाम दिया, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एक और भी नाम है, दैट इज एन EMP पाथवे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स का साइकिल है। ये भी जान लीजिए कि ये 10 स्टेप की साइकिल है, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है? सवाल ये भी है कि ग्लाइकोलिसिस कहां पे चल रहा है, तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस चल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लाइकोलिसिस की अगर बात की जाए तो ये कॉमन है बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक के अंदर ये कॉमन पाथवे है, चाहे इससे कोई मतलब नहीं है कि रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस हर हाल में होगा। जब एक बार ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा फिर ये देखा जाएगा कि रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनएरोबिक है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस का होना मस्ट है। ग्लाइकोलिसिस के बिना काम नहीं हो सकता, ये तय है। इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मैंने कहा कि देखिए ये बेसिकली अगर देखें आप तो ये रहा बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया को। या इवन इसका मैं आधा ही पार्ट दिखाता हूं माइटोकॉन्ड्रिया का। और अगर दिखाया जाए तो ये एक दूसरी मेम्ब्रेन आ गई, दैट इज एन इनर मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पायरुविक एसिड अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है तो डेफिनेट बात है कि यहाँ जो रेस्पिरेशन की बात हो रही है, दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब अभी हम जिस रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो दैट रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक। अब एक ऑब्वियस बात है, इस जगह पर थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर दिखाया, लेकिन एक खास बात यह भी है कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला हिस्सा दिखाया है, सिर्फ इतना पार्ट दिखाया है, ये पार्ट दिखाया है। तो इसका मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर मैट्रिक्स हो गया। थोड़ा सा इसको फिर से लेबल कर लेते हैं। तो अगर दिखाया जाए तो दिस वन इज अ आउटर मेम्ब्रेन, इसकी बात कर लें तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इसकी बात कर लें तो दिस इज अ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं, दिस इज अ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ऑब्वियस बात है कि जो पायरुविक एसिड था ये बेसिकली 3 कार्बन कंटेनिंग है। इसका मतलब पायरुविक एसिड में अगर आप देखें तो कितने कार्बन है, तो इसमें 3 कार्बन है। तो ऑब्वियस बात है कि पायरुविक एसिड बन जाएंगे 2, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे। इसका मतलब ये 6 कार्बन की शुगर थी, और जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो 3 कार्बन वाले 2 शुगर्स बनी है, जिसका नाम है बेसिकली नॉट शुगर बल्कि एसिड बने हैं, दैट इज अ पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड चल कर आया यहां पर, और याद होगा कि मैंने बाहर की मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स दिखाए थे, एंड दैट पोर्स आर नोन एज अ पोरिन प्रोटीन्स, दैट इज अ पोरिन। और इस पोरिन के जरिए ये पायरुविक एसिड यहां पर आ गया है, इस जगह पर आ गया है। एक खास बात यह भी है कि अगर दिखाया जाए तो यहां पर एक जेली थी, पहले भी बताया है फिर दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर दिखाया जाए तो यहां पर एक जेली है, एंड दैट जेली इज नोन एज अ मैट्रिक्स। ये जेली एक तरीके की मैट्रिक्स है।
उसके बाद ये पायरुविक एसिड की अगर बात की जाए तो पायरुविक एसिड यहां से मैट्रिक्स के अंदर जब आया तो ऑब्वियस बात है कि पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन थे, दैट इज 3 कार्बन थे। अब पायरुविक एसिड जब ब्रेक डाउन किया तो ये चेंज हुआ है एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, यानी पायरुविक एसिड किसमें चेंज हुआ है, तो ये चेंज हुआ है दैट इज एन एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, जिसके अंदर कितने कार्बन है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 2 कार्बन है। तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पर एक कार्बन कम हुआ है, और जब एक कार्बन कम हुआ है तो इस स्टेप में देखें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। एक और खास बात है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर एक NAD प्लस का यूज हुआ है और NADH फॉर्म हुआ है। देखिए ये NADH, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन आया है वो पायरुविक एसिड से निकल कर आया है। तो देख लीजिए जिस कलर में पायरुविक एसिड है उसी कलर में हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो यूज हुआ है, यहाँ पर जो यूज हुआ है वो NAD प्लस यूज हुआ है और NADH फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, इस स्टेप की, तो इस स्टेप में 2 काम हो रहे हैं। एक काम तो हो रहा है दैट इज अ रिमूवल ऑफ CO2, एक काम तो ये हो रहा है, और दूसरा काम हो रहा है दैट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब है दैट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस बात है कि अगर यहां पर देखा जाए दैट इज अ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब हुआ दैट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज एन ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इस स्टेप का नाम बन गया दैट इज एन ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस स्टेप का नाम आ गया दैट इज एन ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। ऑब्वियस बात है कि यहां हम कह रहे हैं कि दैट इज अ डी कार्बोक्सिलेशन। तो देखिए ये आपको पता है अच्छे से कि डी जिसमें लिखा हुआ है दैट मींस रिमूवल है, यहां लिखा है कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब है दैट इज अ CO2, और ऑक्सीडेटिव का मतलब था कि इस स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब जब ये दोनों काम हो रहे हैं कि दैट मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो इन दोनों स्टेप को मैंने एक साथ एक टर्म में दे दिया दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन अगर पूछा जाए कि क्या है, तो इसमें पायरुविक एसिड बेसिकली चेंज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक NAD यूज हुआ था और NADH फॉर्म हुआ है। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइकिल में यूज हो जाएगा दैट इज अ क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल की अगर बात की जाए तो क्रेब्स साइकिल किसमें चल रही है, तो ये चल रही है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो कौन सी साइकिल चल रही है, दैट इज अ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की अगर बात करें तो क्रेब्स साइकिल से 12 ATP फॉर्म हो रहे हैं, यानी कितने ATP फॉर्म हो रहे हैं, 12। तो दैट इज अ 12 ATP। देखिए कैसे फॉर्म हो रहे हैं 12 ATP भी, वो भी देख लीजिए यहीं पर ही। मैंने कहा कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक NADH फॉर्म हो रहा है, एक FADH2 फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ एक GTP फॉर्म हो रहा है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्रेब्स साइकिल के अंदर भी वाटर की बात करें तो वाटर इन है। वाटर कहां कहां पर इन है, तो 1 पर इन है, 3 पर इन है और 9 पर इन है। लेकिन अगर देखा जाए तो वाटर रहा आउट, इसका मतलब बाहर जा रहा है, और ये सेकंड स्टेप पे बाहर जा रहा है। एक और खास बात है, अब जरा सोचिए कि यहां पर अगर क्रेब्स साइकिल की बात करूं तो ये 10 स्टेप साइकिल है। तो दिस इज अ 10 स्टेप साइकिल है। 10 स्टेप साइकिल की अगर बात करें तो NADH का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज अ 4, 6 और 10th स्टेप पर। तो इसका मतलब NADH का फॉर्मेशन किस किस स्टेप पे हुआ है, तो दैट इज अ 4, 6 और 10 पर। तो इसका मतलब हुआ कि 3 NADH फॉर्म हुए हैं। FADH2 की बात करें तो ये 8 स्टेप पर फॉर्म हो रहा है,
जीटीपी की बात करें तो ये 7th स्टेप पर फॉर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 56 स्टेप पर रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स कि 5 पर भी रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और 6th स्टेप पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। वाटर इन की बात कर लें तो इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और 9 स्टेप पे वाटर इन हो रहा है और वाटर आउट हो रहा है सेकेंड स्टेप पर। यहां तक शायद कुछ समझ में शायद चीजें आ रही हो। तो वापस आते हैं दोबारा से, एक बार और इसको कंक्लूड करते हैं। यहां पर इसी ग्लाइकोलिसिस को मैं थोड़ा सा और बता देता हूं बाहर। दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस की बात कर लेते हैं। तो दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस में अगर आप देखें तो ये था ग्लूकोज आपका, और अगर दिखाया जाए तो ग्लूकोज चेंज हो रहा था दैट इज अ पायरुविक एसिड के अंदर। और जब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो रहा था तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2 एटीपी का यूज हुआ था। लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो यहां पर 2 NADH फॉर्म हो रहा है और 4 ATP फॉर्म हो रहे हैं। ये खास बात है। एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि दैट इज NADH बराबर होता है 3 ATP के, जबकि FADH2 बराबर होता है 2 ATP के। तो ये खास बात है कि एक NADH कितने ATP के बराबर है, दैट इज 3 ATP के। एक FADH2 की बात करें तो एक FADH2 बराबर है दैट इज 2 ATP के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फायदा ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP का हो रहा है, तो देख लीजिए कि यहां पर अगर दिखाया जाए तो देखिए यहां से अगर देखें तो एक NADH बराबर है 3 ATP के, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से 6 हो गए, यहां से 4 हो गए और ये हो गया 10। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 10 ATP का टोटल फायदा है, लेकिन 10 ATP में से यूज कितने का हुआ, 2 ATP का। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज 10 - 2 इज इक्वल टू 8 ATP का फायदा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज 8 ATP का फायदा हुआ है। उसके बाद याद होगा आपको कि पायरुविक एसिड बन गया था और पायरुविक एसिड यहां से गया और यहां माइटोकॉन्ड्रिया के दैट इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में पहुंचा था, जहां से ये किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में। और जब ये कन्वर्ट हुआ तो देख लीजिए कि एक NADH फॉर्म हो रहा है। ऑब्वियस बात है कि पायरुविक एसिड यहां पर पहले ही आपको बता चुका हूं कि पायरुविक एसिड 2 बनेंगे। जब पायरुविक एसिड 2 बनेंगे, जब पायरुविक एसिड 2 बनेंगे तो यहां पर ऑब्वियस बात है कि 2 पायरुविक एसिड आएंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो 2 पायरुविक एसिड आएंगे। 2 पायरुविक एसिड आएंगे तो इसका मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। इसका मतलब 2 NADH बनेंगे। एक NADH पहले ही बता चुका हूं 3 ATP के बराबर है। तो जब 3 ATP के बराबर है तो इसका मतलब यहां से कितने का फायदा हुआ है, तो दैट इज 6 ATP का फायदा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, याद होगा आपको। और एक क्रेब्स साइकिल से कितने ATP का फायदा था, दैट इज 12 ATP का फायदा। ऑब्वियस बात है कि क्रेब्स साइकिल 2 बार चल रही है, इसका मतलब 24 ATP का फायदा हुआ है। यानी टोटल जो फायदा हुआ है वो 24 ATP का। तो देख लीजिए कि अगर यहां से कंक्लूड किया जाए तो यहां पर आप देखें कि 8 ATP यहां से आया है, 8 ATP यहां से आया है, यहां से आए आपके 6 ATP और यहां से आपके पास आए 24 ATP। ये वाला है, देख लीजिए कि ये एक क्रेब्स साइकिल से अगर आप देख रहे हैं तो एक क्रेब्स साइकिल से 12 ATP आपको फॉर्म हो रहे हैं। और क्रेब्स साइकिल जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बने हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगी। जब 2 बार चलेगी तो इसका मतलब 24 ATP फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब 24 ये आ गया और ये टोटल हो गया 38 ATP। तो जो आप रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखते हैं, आप लिखते हैं दैट इज C6H12O6 प्लस
6O2। जैसे ही O2 आ गया इसका मतलब रेस्पिरेशन एरोबिक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इस केस में दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, प्लस देखा जाए तो 38 एटीपी फॉर्म हुआ है। ये देख लीजिए, दैट इज 38 एटीपी। लेकिन आप रिएक्शन में देखते हैं कि 38 भी लिखा होता है और 36 भी लिखा होता है। तो क्या यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई है? जल्दी बताइए। यस सर। ओके, अच्छा, ये स्टेप के नंबर आपको कुछ समझ में आए? ये वाले स्टेप वाले नंबर्स नहीं आए हैं? तो ये बताइए कि NADH टोटल कितने बन रहे हैं यहां पर? दैट इज 3। FADH2 कितना बना? 1। GTP का मतलब हो गया दैट इज एन ATP, तो ऑब्वियस बात है एक ये बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 बने हैं तो ऑब्वियस बात है कि इससे 9 ATP हो जाएंगे, इससे FADH2 से 2 ATP हो जाएंगे, और इससे 1 ATP हो जाएगा। तो 9 और 1 10 और 2 हो गए 12। तो देख लीजिए ये रहा जवाब इसका। समझ में कहानी शायद आ रही हो? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं ताकि आप लोग देख लें इसको और एक बार लिख लें जहां से भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। देख लीजिए जल्दी से और बताइए कि आगे बढ़े या ना बढ़े। एक और यहां पर चीज आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कहां पे चलता है, तो इसका जवाब आपने बताया कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आ जाती है बात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं या सिस्टम भी कहते हैं, बात एक ही है। और अब अगर देखा जाए तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि टेक्स प्लेस ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चल रहा है, तो सीधा सा जवाब है कि ये चल रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर क्या रहा है। तो देखिए ये करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि ये NADH को कन्वर्ट कर देगा, यानी अगर देखा जाए तो दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये लिख दिया मैंने कन्वर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NADH को कन्वर्ट कर देगा कितने ATP के अंदर? दैट इज 3 ATP के अंदर। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है NADH को किस में कन्वर्ट करना? ATP के अंदर। इसी तरह अगर दिखाया जाए तो ये है FADH2। FADH2 को भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2 ATP में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने। तो अब सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या काम कर रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या काम कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली NADH या FADH2 को ATP के अंदर। अगर NADH होगा तो ये बेसिकली 3 ATP में तोड़ेगा, FADH2 होगा तो ये 2 ATP में तोड़ेगा। एक और खास बात है कि अगर NADH है तो इसका मतलब ये आपको मिलेगा रेस्पिरेशन के अंदर, और अगर लिखा है NADPH, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस में।
याद करने का एक तरीका ये है कि अगर P है, देख लीजिए ये रहा P, अगर P है तो समझ जाइए फोटोसिंथेसिस है, और अगर P नहीं है तो इसका मतलब समझ जाइए रेस्पिरेशन है। अब ये तो रही एक थ्योरेटिकल बात कि कैसे याद रखेंगे, लेकिन NADH जो रेस्पिरेशन है ये वहां पर फॉर्म होगा जहां पर कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होंगे। यानी किस तरीके के रिएक्शन हो रहे होंगे? कैटाबॉलिक। और यहां की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो ये हर उस जगह पे बनेगा जहां पर एनाबॉलिक रिएक्शन होगा। तो सवाल ये है कि कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक रिएक्शन कहते किसको हैं? तो कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब हुआ दैट इज अ ब्रेकडाउन। तो जहां पर भी ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पर कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, और जहां पर सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज अ सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी चीज का, तो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब है इस केस को आप कह देंगे दैट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ये रहा एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। जब ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है इसीलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, और जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपने इसको कह दिया कि ये बेसिकली कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन के केस में NADH मिलेगा और एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर NADPH मिलेगा। तो एक बार सारी चीजों को दोबारा से आप देख लीजिए। सर हाँ जी, सर क्रेब साइकिल तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, पर वहाँ तो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं होता। कहां पर? सर क्रेब साइकिल में। अभी अभी यूज की बात नहीं है, बट ये समझ लीजिए अभी जितना समझाया सिर्फ उतने पर रही है। अभी कहाँ यूज होगा कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, यानी कौन इन्वॉल्व है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो समझ जाइए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है तो इसका मतलब रेस्पिरेशन एरोबिक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से पहचान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर इन्वॉल्व है तो रेस्पिरेशन कैसा है? एरोबिक। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। यहां तक चीजें कंप्लीट हुई या नहीं हुई, जल्दी बताइए। हाँ जी, ठीक है। दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करिएगा आप लोग।